मुझे मालूम था कि माधवी सुबह 9 बजे दफ्तर आ जाती है। मुमकिन था कि शायद वो दिन में किसी वक्त इस तरफ चक्कर लगाए, क्योंकि उसे मालूम था कि हम चट्टान वाली गार में रात भर से बंद हैं। हमें प्यास लग रही थी। कैप्टन जमशेद कहने लगा कि मैं बाहर जाकर कहीं पानी तलाश करता हूँ। मैंने उसे मना किया, क्योंकि हम अभी तक एलोर के जजीरे पर ही थे और जेल की चार दीवारी से ज्यादा दूर नहीं थे। रात को जेल की पुलिस कैप्टन जमशेद की तलाश में इस तरफ 3 बार आ चुकी थी। हमें पुलिस के संतरियों की आवाजें सुनाई दी थी। ऐन मुमकिन था कि उस वक्त भी समंदरी चट्टानों में पुलिस के संतरी हमारी खोज में लगे हुए हैं। अगरचे मेरी कमीज पर जेल के किचन के मुलाजिम का शनाख्ती कार्ड लगा हुआ था, मगर मेरी शक्ल इन लोगों के लिए अजनबी थी और मुझको पकड़कर वो पूछगिछ कर सकते थे और उन पर फौरन मेरा भेद खुल जाता। इस वजह से मैं बाहर नहीं निकल रहा था। दिन गुजरता चला गया। कैप्टन जमशेद की जिस्मानी हालत भारतीय पुलिस की अजियतें सहने से कमजोर हो रही थी। प्यास की वजह से वो निढाल होने लगा था। मुझे तो प्यास और भूख ज्यादा से ज्यादा देर तक बर्दाश्त करने की ट्रेनिंग थी। एक बार मैंने सिल थोड़ी सी हटाकर बाहर देखा तो मालूम हुआ कि सूरज सर के ऊपर आ चुका है। इसका मतलब था कि दिन आधा गुजर गया था। कैप्टन जमशेद भी बड़े सब्र का मुजाहिरा कर रहा था। प्यास से उसकी आवाज कमजोर और खुश्क हो गई थी। गार के अंदर अंधेरे में हम एक दूसरे की आवाज ही सुन सकते थे। इतनी देर तक अंधेरे में रहने से हमें अब एक दूसरे की शक्लों के धुंधले से खाके दिखाई देने लगे थे। दिन का दूसरा पहर भी गुजर गया। भूख और प्यास की वजह से मुझे भी कमजोरी का एहसास होने लगा। तीसरा पहर गुजर रहा था कि हमें ऊपर जमीन पर किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। कैप्टन जमशेद ने खुश्क आवाज में कहा, कोई आ रहा है। चाप की आवाज ऐसी थी जैसे कोई छोटे छोटे कदम उठाता आ रहा हो। ये आवाज हमारे सरों के बिल्कुल ऊपर जमीन पर आकर रुक गई। फिर जैसे कोई 2 कदम पीछे की तरफ चला। 1-2 सेकंड की खामोशी छा गई। उसके बाद किसी ने पत्थर की सिल पर ठक ठक की। मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा। मैंने कैप्टन से कहा, ये माधवी ही हो सकती है, तुम यहीं ठहरो। मैं तेजी से गड़े में गया और ऊपर सिल को तकने लगा। सिल आहिस्ता से एक तरफ खिसकी और अंदर दिन की रोशनी की किरणें आने लगी। फिर मुझे माधवी की सरगोशी नुमा आवाज आई। उसने मेरा नाम लेकर मुझे आवाज दी थी। मैंने जल्दी से मुंह ऊपर करके कहा, मैं अंदर हूँ, कैप्टन भी मेरे साथ ही है। पत्थर की सिल एक तरफ को थोड़ा सा और सिरकी और माधवी ने एक थैला अंदर लुढ़का दिया और कहा, मैं फिर आऊंगी, अभी बाहर ना निकलना। और वो सिल शिगाफ के मुंह पर रख कर चली गई। मैं थैला लेकर अंधेरे में कैप्टन जमशेद के पास आ गया। मैंने थैले में हाथ डाला और एक एक करके चीजें बाहर निकाल ली। सबसे पहले एक लंबी थर्मस निकली जो ठंडे पानी से भरी हुई थी। मैंने थर्मस खोल कर कैप्टन को दी और कहा, पानी के सिर्फ 3 घूंट पीना। कैप्टन ने 3 घूंट ही पिए। मुझे उसके घूंट भरने की भी आवाज आती रही। 3 घूंट मैंने पानी पी लिया। पानी ने जिस्म में जाकर उसे सैराब कर दिया। दूसरी चीजें थैले में से जो निकली वो ये थी, एक प्लास्टिक का गोल डिब्बा, एक टॉर्च, एक माचिस और मोमबत्तियों का एक पैकेट। मैंने टॉर्च रोशन कर दी। गार में हमारे दरमियान रोशनी हो गई। मैंने प्लास्टिक का डिब्बा खोला। वो चावलों की गर्म खिचड़ी से भरा हुआ था। हमने थोड़ी थोड़ी खिचड़ी खा ली। कैप्टन ने कहा, टॉर्च बुझा दो, मोमबत्ती रोशन कर लेते हैं। हमने टॉर्च की जगह मोमबत्ती रोशन कर ली। पटसन का थैला सामने पड़ा था। कैप्टन ने कहा, इसमें कोई और चीज नहीं है क्या? मैंने कहा, बस यही चीजें थी। मैंने यूं ही तसल्ली के लिए थैले के अंदर हाथ डाला तो मुझे अंदर तह किया हुआ कागज मिला। मैंने जल्दी से कागज निकाल कर खोल लिया। ये माधवी का अंग्रेजी में लिखा हुआ खत था। उसने लिखा था कि यहाँ कैप्टन के फरार और 2 संतरियों के कत्ल के बाद सिक्योरिटी इस कदर सख्त कर दी गई है कि कोई परिंदा भी उड़कर बाहर नहीं निकल सकता। तुम्हारे यहाँ से निकलने की एक ही सूरत है जो मैं तुम्हें लिख कर दे रही हूँ। जहाँ तुम छुपे हुए हो, यहाँ से समंदरी चट्टानों के साथ साथ अगर तुम बाएं जानिब जाओगे तो तुम्हें जेल की घाट की रोशनियां नजर आएंगी। इस घाट पर कोस्टल गार्ड की 7 बोटें जो लंबी कश्तियों की शक्ल में हैं, किनारे पर खड़ी मिलेंगी। ये खास किस्म की कश्तियां हैं। इनमें मोटरें भी लगी हैं, मगर तुम मोटर स्टार्ट नहीं कर सकते। आधी रात के बाद तुम गार में से निकलकर इन कश्तियों में से एक कश्ती को कब्जे में लेकर उसके जरिए समंदर पार करके साहिल पर पहुंच सकते हो। इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इन मोटर कश्तियों में एक बात खास ये है कि इसके पैंदे और दोनों पहलुओं में फौलादी कांटे बाहर को निकले हुए हैं, जिनकी वजह से समंदरी शार्क्स इस पर हमला नहीं करती। अगर तुम ये खतरा मोल ले सकते हो तो तुम्हारा जेल के जजीरे से फरार होना मुमकिन है, वरना तुम्हारा यहाँ से निकलना फिलहाल नामुमकिन है। अगर तुम आज रात किसी तरह साहिली गार्ड्स की कश्ती लेकर समंदर पार कर जाओ तो कैप्टन को साथ लेकर सीधा अपने साथी के घर पहुंच जाना। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। ये खत कैप्टन जमशेद ने भी पढ़ा। खत के नीचे माधवी ने अपना नाम नहीं लिखा था। कैप्टन जमशेद खत पढ़कर कहने लगा, इस औरत ने हमें रास्ता दिखा दिया है। अब ये हमारी हिम्मत पर मुनसर है कि हम इस रास्ते पर चल सकते हैं या नहीं। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने कहा, किसी दूसरे ख्याल का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमें हर हालत में इस स्कीम पर अमल करना होगा और आज ही रात को अमल करना होगा। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। क्या ये खतरा मोल लेने के लिए तैयार हो? ये कैप्टन जमशेद वाकई दलेर जवान था। कहने लगा, तुम मुझे अपने से 2 कदम आगे पाओगे। मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं दोस्त, आगे नहीं, तुम मुझसे 2 कदम पीछे रहोगे। मैंने माधवी के खत को इस तरीके से फाड़ा कि उसके छोटे छोटे पुर्जे बन गए। मैंने इन पुर्जों को मिट्टी में दबा दिया। अब हम आधी रात का इंतजार करने लगे। मैंने शाम का अंधेरा होते ही सिल को थोड़ा सा एक तरफ हटा दिया था। हम सिल के नीचे गड्ढे में आकर बैठ गए थे। थर्मस का सारा पानी हमने खत्म कर दिया था। डिब्बे के चावल भी खत्म हो गए थे। हमने मोमबत्ती का पैकेट, खाली डिब्बा और थर्मस वहीं गार में छोड़ा। एक गड्ढा खोदकर उन्हें जमीन में दबा दिया। जब हमारे ख्याल और अंदाजे के मुताबिक आधी रात गुजर गई थी तो हम गड्ढे से बाहर निकल आए। बाहर निकलते ही हम समंदर में चट्टान की तरफ चले। समंदर का पानी हमारे घुटनों तक था। मौजें हमारे घुटनों को छूकर हमें डगमगाती हुई साहिली चट्टानों की तरफ निकल रही थी। हमने माधवी की हिदायत के मुताबिक दूर से जेल के घाट की रोशनियां देखकर उसी तरफ चलना शुरू कर दिया। वॉच टावर्स की सुर्ख लाइटों की रोशनियां जेल की दीवार के अंदर और बाहर पड़कर आगे पीछे हरकत कर रही थी, लेकिन वो हमसे काफी दूर थी और हम रात के अंधेरे में चल रहे थे। घाट की रोशनियां करीब आती जा रही थी। कुछ कश्तियां साहिल समंदर पर एक कतार में लगी थी। अब हम बड़े मोहतात होकर आगे बढ़ रहे थे।
कश्तियों के करीब एक इंसान टहल रहा था। कैप्टन जमशेद ने कहा, ये कोस्ट गार्ड का संतरी है। वहाँ कोई आड़ नहीं थी। करीब जाने पर हम संतरी को नजर आ सकते थे। मैंने कैप्टन को बैठने का इशारा किया और खुद भी साहिल की रेत पर बैठ गया। मैं गार्ड संतरी की नकलो हरकत को बड़े गौर से देख रहा था। वो चंद कदम चलकर आखिरी कश्ती के करीब आता, वहाँ 2-3 सेकंड के लिए रुकता और फिर वापस चल पड़ता। मैंने सरगोशी में कैप्टन जमशेद से कहा, यहाँ सिर्फ एक ही संतरी पहरे पर है, दूसरा संतरी नजर नहीं आ रहा, तुम इसी जगह बैठे रहो, मैं उसे जाकर काबू करता हूँ। कैप्टन ने कहा, रिवॉल्वर निकाल कर हाथ में ले लो। मैंने आहिस्ता से कहा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, और मैं रेत पर लेट कर रेंगने लगा। मैं कोहनियों के बल आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। ये बड़ा नाजुक मकाम था। जरा सी गलत हरकत गार्ड को होशियार कर सकती थी और हमारे फरार के मंसूबे पर पानी फेर सकती थी और हम दोनों को मौत के मुंह में धकेल सकती थी। आसमान पर बादल जमा हो रहे थे, जिसकी वजह से सितारों की जो धुंधली धुंधली रोशनी समंदर पर फैली हुई थी वो भी गायब हो गई और अंधेरा गहरा हो गया। मैं भी यही चाहता था, फिर भी मैं बेहद मोहतात होकर रेंग रहा था। मैं संतरी के इतना करीब पहुंच गया कि मुझे उसके कांधे पर रखी हुई राइफल साफ नजर आ रही थी। गार्ड संतरी ऊपर से टहलता हुआ आखिरी कश्ती की तरफ आ रहा था। हमें उसी आखिरी कश्ती की जरूरत थी। संतरी आखिरी कश्ती के करीब आया तो मैंने अपना सर नीचे करके रेतली जमीन के साथ लगा दिया। गार्ड आखिरी कश्ती के करीब आकर रुक गया। मेरा ख्याल था कि वो अपनी रूटीन के मुताबिक वहाँ 2-3 सेकंड रुक कर वापस चला जाएगा, लेकिन वो वापस मुड़ने के बजाय कश्ती के बाहर निकले हुए तख्ते पर बैठ गया। फिर उसने जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगा लिया। मैं जमीन के साथ लगा औंधा पड़ा था और गर्दन को उठाए बगैर उसकी तरफ देख रहा था। अजब मुश्किल सूरत हाल बन गई थी। कोई पता नहीं था कि ये शख्स वहाँ कब तक बैठा रहेगा। इस बात का शदीद खतरा था कि अगर उसकी निगाह मुझ पर पड़ गई तो सारा काम चौपट हो जाएगा। वो यकीनन राइफल का फायर कर देगा और दूसरे गार्ड और पुलिस फौरन वहाँ पहुँच जाएगी। संतरी पत्थर का बुत बनकर कश्ती के तख्ते पर बैठा मजे से सिगरेट पी रहा था। मैंने गर्दन मोड़कर पीछे देखा। कैप्टन जमशेद मुझे नजर न आया। मुझे बहरहाल उस गार्ड संतरी के वहाँ से वापस जाने का इंतजार था। आखिर खुदा खुदा करके संतरी ने सिगरेट फेंका और उठ खड़ा हुआ। उसने समंदर की तरफ एक निगाह डाली और सुस्त कदम उठाता वापस चल पड़ा। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और जितनी तेजी से रेंग सकता था रेंगता हुआ आखिरी कश्ती की ओट में छुप कर बैठ गया। मैं अंधेरे में था। गार्ड संतरी 10-12 कदम चलने के बाद वापस मुड़ा और मेरी तरफ आने लगा। मैंने एहतियातन जेब से रिवॉल्वर निकाल कर हाथ में ले लिया। मुझे मालूम था कि रिवॉल्वर पर साइलेंसर लगा हुआ है और मैं बड़ी आसानी के साथ गार्ड को हलाक कर सकता हूँ। लेकिन जैसा कि आप मेरी तबीयत से वाकिफ हो चुके हैं, मैं बिला जरूरत किसी को हलाक करने के खिलाफ था। जहाँ पिस्तौल का फायर किए बगैर काम निकल सकता हो वहाँ मैं फायर करने से गुरेज करता था। ये मकाम भी ऐसा ही था। गार्ड संतरी आखिरी कश्ती के पास पहुंचकर 1-2 सेकंड के लिए रुका। मैंने अपना सांस रोक लिया। समंदर में और समंदर के साहिल पर अंधेरा और खामोशी थी। इस खामोशी में सिर्फ समंदर की लहरों का हल्का हल्का शोर मुखिल हो रहा था। संतरी गार्ड मुझसे 3-4 कदमों के फासले पर था। वो मुड़कर वापस चलने लगा। अब मैं उसे ज्यादा मोहलत नहीं देना चाहता था। जैसे ही उसने वापस मुड़ने के लिए एक कदम उठाया, मैंने कश्ती से निकलकर उस पर छलांग लगा दी। उसकी बंदूक हाथ से छुटकर गिरी। मैं यही चाहता था। मैंने उसकी गर्दन में बाजू डालना चाहा, लेकिन वो तड़प कर मेरी गिरफ्त से निकल गया और बंदूक की तरफ दौड़ा। इससे पहले कि मैं दूसरी बार उसको काबू करता, उसने मेरे देखते देखते बंदूक उठा ली। मैंने रिवॉल्वर से उस पर 2 फायर कर दिए। दोनों गोलियां उसके पेट में लगी। वो गिर पड़ा। मैंने दौड़कर उसके हाथ से बंदूक छीन कर परे फेंक दी और झुककर उसे देखा। ये एक नौजवान लड़का था। उसकी आंखें चढ़ गई थी। मुझे उसकी मौत का अफसोस हुआ, लेकिन ये मेरी मजबूरी थी। पेट में गोली लगे तो उसका पहला रद्दमल ये होता है कि जिस्म सुन्न हो जाता है। उसके बाद शदीद दर्द होने लगता है। पेट में गोली या चाकू का जख्म आदमी को माहिए बेआब की तरह तड़पाता है। संतरी गार्ड का भी यही हाल हो रहा था। पहले तो उसका बदन बिल्कुल बेहिस हो गया। उसके बाद वो पेट को पकड़कर तड़पने लगा। उसके हलक से 1-2 आवाजें निकली तो मैंने तीसरा फायर उसके दिल पर किया। इस फायर ने उसे बेजान कर दिया। मैं दौड़कर कैप्टन जमशेद के पास गया और उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। हम आखिरी कश्ती के पास आ गए। मैंने कश्ती को खोला। कैप्टन कश्ती में बैठ गया। कश्ती पानी में हिचकोले खा रही थी। उसके पीछे मोटर लगी थी, मगर हमने उसको बिल्कुल न छेड़ा। उसमें 2 लंबे लंबे चप्पू पड़े थे। मैंने चप्पू संभाल लिए और उन्हें आहिस्ता आहिस्ता चलाता कश्ती को किनारे की तरफ से खुले समंदर की तरफ ले जाने लगा। एक मौज दूर से आकर कश्ती से टकराई। कश्ती मौज के ऊपर चढ़ गई और फैलकर दूसरी तरफ निकल गई। ये लंबूतरी कश्ती थी। मैंने कैप्टन को एक चप्पू देते हुए कहा, उस तरफ से तुम चलाओ। हम चप्पू चलाते हुए कश्ती को समंदर में इस तरफ ले जाने लगे जिधर दूर एलोर घाट की रोशनियां झलमिला रही थी। साहिल की तरफ से एक लहर वापस आते हुए हमारी कश्ती को धकेलती हुई समंदर में और आगे ले गई। मैंने चप्पू चलाते हुए हाथ रोककर कश्ती के पहलू पर हाथ मारा। माधवी ने ठीक कहा था, कश्ती की दोनों साइडों में बड़े बड़े कांटे बाहर निकले हुए थे। ये शार्क मछलियों के हमले से महफूज रहने के लिए लगाए गए थे। हम जितनी तेज कश्ती चला सकते थे चलाते हुए समंदर में काफी दूर निकल गए। एलोर जेल के वॉच टावर की रोशनी हमसे दूर होती जा रही थी और एलोर घाट की झिलमिलाती रोशनियां करीब आ रही थी। कैप्टन जमशेद कहने लगा, हमें कश्ती एलोर घाट की गोदी से दूर रखनी होगी। इस घाट के सिक्योरिटी गार्ड को मेरे फरार की खबर मिल चुकी होगी। मैंने कहा, मुझे मालूम है, और मैंने कश्ती का रुख एलोर घाट की रोशनियों से हटकर दूसरी तरफ कर लिया। रात के अंधेरे में समंदर ऐसे ऊपर नीचे हो रहा था जैसे सांस ले रहा हो। 3-4 मील का फासला हमने कश्ती के जरिए कोई 1 घंटे में तय किया और कश्ती को हम उस तरफ साहिल पर ले आए जहाँ से एलोर का घाट बाएं जानिब काफी फासले पर चला गया था। ये रेतला साहिल दूर तक फैला हुआ था। हमने कश्ती को समंदर में ही छोड़ दिया और पानी में चलते हुए साहिल पर आ गए। यहाँ कहीं कहीं नारियल के दरख्त खड़े थे। सामने
सामने की जानिब दूर शहर की आबादी की रोशनियां झिलमिला रही थीं। हम उनकी तरफ दौड़ने लगे। मैंने कैप्टन से कहा, ये सारा इलाका खतरे से खाली नहीं है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। हम दौड़ते दौड़ते समंदर से काफी दूर निकल गए। जब एक पतली सी रेतली सड़क पर पहुंचे तो कैप्टन जमशेद बैठ गया। वो हाँफ रहा था। भारतीय पुलिस ने उस पर बड़ा तशद्दुद किया था, जिसकी वजह से उसमें इतनी ताकत नहीं रही थी कि वो ज्यादा देर तक दौड़ सकता। मैं उसके करीब खड़ा हो गया और इर्द गिर्द देखने लगा। ये सड़क एक पट्टी की तरह एलोर शहर की तरफ जाती नजर आ रही थी। घाट की रोशनियां बाकी जानिब काफी पीछे रह गई थी। मैंने कैप्टन जमशेद से कहा, मेरा ख्याल है हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए। कैप्टन जमशेद उठ खड़ा हुआ। तुम ठीक कहते हो, उसने फूले हुए सांस के साथ कहा। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, चलो। हम दौड़ने की बजाय पतली सड़क पर तेज तेज चलने लगे। हम एक ऐसी आबादी में से गुजरे जिसकी एक तरफ झोंपड़ियां बनी हुई थी और दूसरी तरफ मकान थे। कैप्टन जमशेद ने पूछा, अपने आदमी का घर यहाँ से कितनी दूर है? मैंने जवाब दिया कि ज्यादा दूर नहीं है। वो कहने लगा, हमें किसी ऐसे रास्ते से जाना चाहिए जहाँ रात को गश्त करती पुलिस और चौकीदार वगैरह के मिलने का इम्कान न हो। मैंने कहा, फिक्र न करो, हम ऐसे ही रास्ते पर चल रहे हैं। हकीकत ये थी कि मुझे खुद भी उस वक्त तक मालूम नहीं था कि अपने गाजी का मकान वहाँ से किस तरफ को है और कितनी दूर है। उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी बात यही थी कि इस इलाके से जिस कदर और जितनी दूर निकल सकते हैं निकल जाएं। लेकिन मुझे एक अंदाजा जरूर था कि गाजी का मकान वहाँ से शुमाल मगरिब की जानिब है और हमारा रुख उसी तरफ था। एक तो अजनबी इलाका था, आधी रात का वक्त था। ये ख्याल भी था कि इस शहर की जेल से एक खतरनाक मुबैना तौर पर पाकिस्तानी कमांडो 2 आदमियों का खून करके फरार हो चुका है, जिसकी तलाश में शहर की पुलिस और मुमकिन है यहाँ की मिलिट्री इंटेलिजेंस भी अलर्ट हो गई हो। शहर में किसी भी जगह किसी भी सड़क पर हमारी चेकिंग हो सकती थी, लेकिन हम रुक भी नहीं सकते थे। हमें हर हालत में अपने आदमी गाजी की कमीनगाह में पहुंचना था। छोटी सड़क शहर की एक बड़ी सड़क पर निकल आई। यहाँ दोनों जानिब आबादी के मकान और दुकानें थीं जो अगरचे बंद थी, मगर उनके बाहर बत्तियां रोशन थीं। एक जगह हमें चौकीदार भी नजर आया जो एक बंद दुकान के आगे स्टूल पर लाठी घुटनों पर रखे बैठा बीड़ी पी रहा था। हम बड़े एतमाद से अंग्रेजी में बातें करते उसके करीब से गुजर गए। मुझे गाजी के इलाके का नाम याद था। एक रक्षा तेजी से गुजर गया। एक और रक्षा सामने से आता नजर आया तो मैंने उसे हाथ दे दिया। रक्षा रुक गया। मैं और कैप्टन जमशेद जल्दी से उसमें बैठ गए। मैंने रिक्शा ड्राइवर को गाजी के इलाके का नाम बताकर कहा कि हमें वहाँ पहुँचा दो। रक्षा चल पड़ा। फिर एक बहुत बड़े मंदिर के करीब से गुजरा तो मैंने उस मंदिर को पहचान लिया। उस मंदिर को मैंने दिन के वक्त मैडम माधवी की सहेली की कोठी की तरफ जाते हुए देखा था। रक्षा एक सड़क को काट कर दूसरी सड़क पर आया तो उसकी रफ्तार हल्की हो गई। फिर वो रुक गया। मालूम हुआ कि जिस इलाके का मैंने नाम लिया था ये वही इलाका है। मैंने जमशेद से पंजाबी में कहा, मेरा ख्याल है हमें उतर जाना चाहिए। हम दोनों रिक्शे से उतर आए और उसको 10 रुपए देकर रुखसत कर दिया। इस चौक को भी मैंने पहचान लिया। वहाँ से एक छोटी सड़क झोमरे पट्टी क्लब की तरफ जाती थी। इस सड़क पर वो क्वार्टर थे जिनमें से एक बोसीदा मकान में अपना गाजी रहता था। जरा आगे जाकर मुझे पुराने शिकस्ता क्वार्टरों की कतार नजर आ गई। मैंने कैप्टन जमशेद से कहा, हम मंजिल पर पहुंच गए हैं। गाजी के मकान का दरवाजा बंद था। आसपास अंधेरा और गहरी खामोशी थी। आखिरी क्वार्टरों की जानिब से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। मैंने आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक दी। 3-4 बार दस्तक देने के बाद दरवाजा खुला और अपने जासूस गाजी ने आंखें झपकाते हुए तेलुगु में कुछ पूछा। यही पूछा होगा कि कौन है। फिर उसने मुझे और मेरे साथ एक अजनबी चेहरे को देखा तो जल्दी से दरवाजा खोल दिया। हम लपक कर अंदर दाखिल हो गए। वो समझ गया था कि मेरे साथ कैप्टन जमशेद के सिवा दूसरा कोई नहीं हो सकता। कमरे में पंखा चल रहा था। गाजी ने बत्ती रोशन कर दी। मैंने कैप्टन जमशेद से उसका तारुफ कराया तो वो खुश होकर कहने लगा, खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है। मैंने उसे अपने फरार की पूरी दास्तान मुख्तसर अल्फाज में बयान की और कहा कि अगर इस प्लान में माधवी हमारी मदद न करती तो कैप्टन जमशेद को एलोर जेल की कालकोठरी से निकालना नामुमकिन था। वो बोला, मोहब्बत इंसान को बड़ा निडर बना देती है। कैप्टन जमशेद ने मेरी तरफ देखा जैसे पूछ रहा हो कि ये किसकी मोहब्बत की बात हो रही है। तब मैंने और अपने गाजी ने उसे सारी हकीकत बयान कर दी और बता दिया कि माधवी उससे मोहब्बत करती है और ये इसी मोहब्बत का असर था कि इस फरार में माधवी ने हमारी भरपूर मदद की, वरना उसे क्या जरूरत थी कि वो एक अजनबी कैदी के लिए इतना बड़ा खतरा मोल लेती। कैप्टन जमशेद ने कहा, लेकिन मैं तो जेल में उससे कभी नहीं मिला, मैंने तो उसे आज तक देखा भी नहीं। गाजी बोला, कैप्टन साहब, आपने उसे नहीं देखा, लेकिन माधवी ने कई बार आपको देखा था। वो आपकी बहादुरी और वतन परस्ती और हुब्बुल वतनी के जज्बे से बेहद मुतासिर थी और इस वजह से उसे आपसे मोहब्बत हो गई। बस अब आप भी उसका दिल मत तोड़िएगा। कैप्टन जमशेद ने कंधे से हाथ हिलाते हुए कहा, लेकिन मैं उसे कैसे कह सकता हूँ कि मुझे भी तुमसे मोहब्बत है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं, कोई ख्याल मेरे दिल में नहीं है। मैंने कहा, भाई, इस औरत का दिल रखने के लिए कह देना, वो कौन सा तुम्हारे साथ शादी करने वाली है। कैप्टन जमशेद हंसने लगा। उसके बाद हम उसी कमरे में फर्श पर सो गए। दूसरे रोज हम काफी देर तक सोए रहे। गाजी हमसे पहले उठ चुका था और उसने नाश्ता तैयार करके रख दिया था। नाश्ता हमने इकट्ठे किया। उसके बाद गाजी हमें मकान में बंद करके बाहर ताला लगाकर शहर में हालात का जायजा लेने चला गया। घंटे 1.5 घंटे बाद वापस आया तो उसने बताया कि पुलिस ने शक व शुबे में शहर के कई मशकूक आदमियों को पकड़ लिया है और शहर के तमाम नाकों और बंदरगाह और रेलवे स्टेशन के आसपास पुलिस बैठ गई है और खुफिया पुलिस के आदमी जगह जगह फिरने लगे हैं ताकि किसी तरह शाम होने से पहले पहले मफरूर पाकिस्तानी कमांडो कैप्टन जमशेद को गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन तुम लोग खुशकिस्मत हो कि रात को तुम्हें यहाँ आते हुए कोई पुलिस वाला नहीं मिला। शहर में हर कोई पाकिस्तानी कमांडो के फरार की बातें कर रहा है और सुना है कि मद्रास से चोटी के पुलिस अफसर और सुराग रसां एलोर पहुंच रहे हैं।
कैप्टन ने गाजी से कहा, इसका मतलब है कि मुझे शाम होने से पहले पहले यहाँ से फरार हो जाना चाहिए। मैंने उसे कहा, भाई तुम अकेले फरार नहीं होगे, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, लेकिन जब तक हमें लाइन क्लियर नहीं मिलती हम यहाँ से बाहर निकलने का खतरा मोल नहीं ले सकते। और ये लाइन क्लियर कौन देगा? कैप्टन जमशेद ने पूछा। हमारे गाजी ने जवाब दिया, इस सिलसिले में भी हमें मैडम माधवी की मदद लेनी होगी, क्योंकि पुलिस इस छोटे से शहर में चारों तरफ फैली हुई है। हम शाम तक गाजी के मकान में ही बंद रहे। उस रोज वो झुमरे पट्टी क्लब भी न गया। जब रात पड़ गई तो मैडम माधवी भी वहाँ आ गई। कैप्टन जमशेद ने माधवी को पहले नहीं देखा था। जब गाजी ने उसका तारुफ कराया तो कैप्टन शर्मा सा गया। बहादुर आदमी शर्मीले ही होते हैं। माधवी ने कैप्टन से हाथ मिलाते हुए बड़ी शीरीं मुस्कुराहट के साथ कहा, कैप्टन मैं ये कहते हुए बिल्कुल नहीं शर्माऊंगी कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, और मैंने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की वजह से किया है। खुदा का शुक्र है कि तुम लोग जेल से निकलकर खूनी समंदर को उबूर करके यहाँ पहुँच गए। मैंने कहा, लेकिन अब ज्यादा देर हम यहाँ रुक नहीं सकते। ये इलाका एलोर जेल के समंदर के करीब का इलाका है। बहुत मुमकिन है पुलिस यहाँ घर घर तलाशी लेनी शुरू कर दे। गाजी खामोश बैठा था। कहने लगा, मेरा तो ख्याल है कि तुम लोगों को आज रात मौका पाकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। माधवी ने कहा, ये किस तरफ से जाएंगे? रेलवे स्टेशन और बंदरगाह पर तो हर तरफ पुलिस है। गाजी ने तजवीज़ पेश करते हुए कहा, मेरा ख्याल है इन्हें दरिया के रास्ते पीछे जंगलों में से फरार होना चाहिए। माधवी ने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है कि पुलिस दरिया पर नहीं होगी? मेरी रिपोर्ट के मुताबिक दरिया के दोनों जानिब पुलिस मौजूद है और कोस्टल गार्ड के 2 मोटर बोट दरिया में सुबह से चक्कर लगा रहे हैं। मैंने माधवी से पूछा, फिर तुम हमें क्या मशवरा देती हो? माधवी ने कुछ सोचकर कहा, तुम्हें इस वक्त तक इसी जगह छुपकर बैठे रहना चाहिए जब तक कि पुलिस थक हार कर कैप्टन जमशेद की तलाश से हाथ नहीं उठा लेती। गाजी ने कहा, लेकिन मद्रास से तो पुलिस की मजीद नफरी यहाँ पहुँच रही है। माधवी बोली, जब कैप्टन जमशेद नहीं मिलेगा तो मद्रास की पुलिस क्या करेगी? वो कब तक यहाँ पड़ी रहेगी? एक दिन वो भी मायूस होकर वापस चली जाएगी। गाजी कहने लगा, इस सारे अमल में कई रोज लग सकते हैं और इस मकान में कैप्टन जमशेद का इतने दिन कयाम खतरे का बायस हो सकता है। माधवी ने कहा, इसके छुपने के लिए मेरी निगाह में एक मुनासिब जगह है, मैं उसे वहाँ ले जाऊंगी। जब हालात जरा नॉर्मल होंगे तो मैं खुद उसे यहाँ से फरार करा दूंगी। मैंने गाजी की तरफ देखा। हमें यूं लग रहा था जैसे माधवी इस तरह से कैप्टन जमशेद को अपने पास रखना चाहती है। उसके बात करने के अंदाज से मुझे ऐसा लगा था जैसे उसने अपने जहन में कोई दूसरा प्रोग्राम बना रखा है। फिर मुझे ख्याल आया कि वो एक मफरूर कैदी को अपने पास कितनी देर तक रख सकती है। मैंने माधवी से उस खुफिया जगह के बारे में पूछा जो उसके जहन में थी, तो वो सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए बोली, तुम्हें इस बात में फिक्र करने की जरूरत नहीं, जहाँ मैं तुम दोनों को ले जाऊंगी वहाँ पुलिस नहीं पहुँच सकेगी। गाजी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर इन दोनों को यहाँ देर नहीं करनी चाहिए। माधवी बोली, देर करने की जरूरत ही नहीं है, मैं सारा बंदोबस्त करके आई हूँ। मैं 10 बजे आऊंगी और दोनों को अपने साथ ले जाऊंगी। वो चली गई तो मैंने गाजी से कहा, क्या हमें माधवी के साथ चले जाना चाहिए? तुम हमें क्या मशवरा देते हो? गाजी ने कहा, जाहिर है वो तुम्हें पुलिस के हवाले तो नहीं करेगी, किसी महफूज जगह पर ही ले जाएगी, तुम्हें उस पर भरोसा करना चाहिए। कैप्टन जमशेद कहने लगा, ठीक है मैं तैयार हूँ। रात के 10:15 बजे गाजी के मकान के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। हमने खिड़की का पट जरा सा खोल कर देखा। ये एक वैगन थी जिसकी छत पर सब्ज और सुर्ख बल्ब जल रहा था। मैंने बिजली की रोशनी में पढ़ा, उसकी एक साइड पर रेड क्रॉस का निशान बना हुआ था और नीचे तेलुगु जबान और अंग्रेजी में एम्बुलेंस लिखा हुआ था। माधवी खुद गाड़ी ड्राइव कर रही थी। वो गाड़ी से उतरकर मकान के दरवाजे पर आई तो गाजी ने दरवाजा खोल दिया। अंदर आकर उसने कहा, मैं गाड़ी ले आई हूँ, आप लोग खामोशी से वैगन के पीछे जाकर बैठ जाएं। ये एक प्राइवेट अस्पताल की एम्बुलेंस है जहाँ मेरी एक सहेली डॉक्टर है। एम्बुलेंस मैं इसलिए लाई हूँ कि इसको रास्ते में कोई चेक नहीं करेगा। मैं और कैप्टन जमशेद मकान से निकलकर एम्बुलेंस के अंदर जाकर बैठ गए। माधवी हमारे साथ थी। उसने एम्बुलेंस का दरवाजा बंद करने से पहले हमें मुखातिब करके कहा, तुम लोग अलग अलग स्ट्रेचरों पर लेट जाओ। अगर किसी वजह से रास्ते में पुलिस ने चेकिंग कर भी ली तो अपने आप को बेहोश जाहिर करना, मैं तुम्हें नकली ड्रिप लगा देती हूँ। एम्बुलेंस के अंदर आमने सामने 2 स्ट्रेचर पड़े हुए थे, हम उन पर लेट गए। माधवी ने हमें ग्लूकोज की ड्रिप इस तरह लगाई कि सुई बाजू में चुभोने के बजाय हमारे बाजुओं से लगाकर टेप से चिपका दी। बस जब तक मैं अंदर ना आऊं तुम लोग इसी तरह स्ट्रेचर पर लेटे रहना। वो दरवाजा बंद करके अगली सीट पर जाकर बैठ गई। एम्बुलेंस स्टार्ट हुई और हम वहां से निकल पड़े। अपने गाजी से मैंने साइलेंसर वाला रिवॉल्वर और कुछ फालतू गोलियां लेकर अपने पास रख ली थी। एम्बुलेंस झुमरे पट्टी की आबादी से निकलकर बड़ी सड़क पर आई तो उसका सायरन बजने लगा। इस सायरन का सबसे बड़ा फायदा ये था कि इसे रास्ते में कोई रोकता नहीं, इस ख्याल से कि इसमें इमरजेंसी का मरीज अस्पताल ले जाया जा रहा है। एम्बुलेंस एलोर शहर की सड़कों पर रात के अंधेरे में काफी देर तक दौड़ती रही। एम्बुलेंस में कोई खिड़की नहीं थी। अकबी दरवाजे में जो 2 गोल खिड़कियों वाले सुराख थे उनमें से सड़क की रोशनियां नजर आती रही। काफी देर तक सड़कों पर दौड़ने के बाद एम्बुलेंस का सायरन खामोश हो गया। एम्बुलेंस के अंदर कोई बत्ती नहीं जल रही थी और अंधेरा था। सड़क की रोशनियां अंदर आ जाती थी। अब ये रोशनियां भी नहीं आ रही थी। इसका मतलब था कि एम्बुलेंस शहर की आबादी से बाहर निकलकर गैर आबाद इलाके में आ गई है। एम्बुलेंस ने एक जगह थोड़ी देर बाद 2-3 मोड़ काटे और फिर उसकी रफ्तार हल्की हो गई। थोड़ी देर चलने के बाद एम्बुलेंस रुक गई। माधवी ने नीचे उतरकर दरवाजा खोल दिया और कहा, ओके आ जाओ, सब ठीक है। हमने नकली ड्रिप अपने बाजुओं से अलग किए और गाड़ी से निकल आए। रात के अंधेरे में ऊंचे दरख्तों के दरमियान एक कॉटेज का खाका नजर आया जिसके न अंदर रोशनी थी न बाहर। माधवी हमें साथ लेकर कॉटेज के दरवाजे पर आई और बोली, इससे ज्यादा महफूज इलाका सारे शहर में तुम्हारे लिए और कोई नहीं। मेरी सहेली का जो प्राइवेट अस्पताल है उसका ये स्टोर है जहाँ पहले दवाइयों का स्टॉक रखा जाता था, मगर अब ये खाली पड़ा है। स्टोर अस्पताल के साथ ही बन गया है। उसने चाबी लगाकर दरवाजे का ताला खोल दिया। अंदर लकड़ी के पुराने खोखों और दवाइयों की बू आ रही थी। मैं और कैप्टन जमशेद अंदर चले गए। अंदर अंधेरा
अंधेरा था। माधवी ने बटन दबाया, दीवार के साथ लगा एक छोटा सा बल्ब रोशन हो गया। उसकी रोशनी में कमरे में इधर उधर पड़े खाली खोखे और गत्ते के डिब्बे बिखरे हुए थे। वो हमें दूसरे कमरे में ले गई। यहाँ भी उसने बत्ती जला दी। ये कमरा छोटा था, मगर इसमें लोहे के 2 पलंग आमने सामने बिछे थे, जिस पर अस्पतालों वाले बिस्तर बिछे हुए थे। माधवी ने छत का पंखा चला दिया। कहने लगी, बाथरूम और किचन इस कमरे के पीछे साथ ही हैं। किचन में मैंने खाने का तमाम सामान रखवा दिया है, तुम्हें किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। कैप्टन जमशेद ने कहा, लेकिन मैडम हमें ज्यादा देर नहीं रहना, हम तो चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस शहर से निकल जाएं। माधवी कहने लगी, इसका इंतजाम भी हो जाएगा, लेकिन अभी शहर में पुलिस जगह जगह तुम्हारी तलाश में छापे मार रही है। तुम्हें हालात नॉर्मल होने तक यहाँ रहना होगा। मैंने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हम वैसा ही करेंगे जैसा तुम कहोगी। माधवी ने कहा, अब तुम लोग यहाँ आराम करो, मुझे जल्दी वापस जाना है, मैं कल किसी वक्त आऊंगी। जब वो एम्बुलेंस लेकर वहाँ से चली गई तो कैप्टन जमशेद कहने लगा, मुझे इस औरत की समझ नहीं आई कि ये क्या चाहती है। कहीं ये मुझसे अपनी मोहब्बत की वजह से मेरे क़याम को यहाँ लंबा तो नहीं करना चाहती। शक मुझे भी था, लेकिन मैंने इसका इजहार न किया और कैप्टन से कहा, इसका इसे कोई फायदा नहीं होगा। मैं अपनी बात फिर दोहराऊंगा कि अगर इसे तुमसे मोहब्बत भी है तो वो एक मफरूर महबूब के साथ अपना सारा करियर खतरे में डालकर ज्यादा देर तक नहीं रह सकती। कैप्टन जमशेद ने लोहे के पलंग पर नीम तराज होते हुए कहा, मैं तो कहता हूँ कि हमें अपने तौर पर यहाँ से निकल जाना चाहिए। शहर की हुदूद से तो हम निकल ही आए हैं, तुम्हारे पास रिवॉल्वर भी है, रास्ते में कोई खतरा हुआ तो हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। मैंने कहा, इतनी जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, कहीं खामखा किसी मुसीबत में न फंस जाएं। इस इलाके के बारे में भी हमें कुछ मालूम नहीं कि कौन सा रास्ता किस तरफ जाता है। हमें इस औरत की मदद की जरूरत है, वो अगर हमें इतनी खतरनाक जेल से निकाल लाई है तो यहाँ भी हमारी रहनुमाई करेगी। मैं तो यही मशवरा दूंगा कि हमें सब्र से काम लेना चाहिए। थोड़ी देर बाद हम कमरों की बत्तियां बुझाकर और अंदर से दरवाजों की चटखनियां लगाकर सो गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करेंगे कि अगर आप हमारी वीडियो पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दें, ताकि आपको सारी वीडियोस फौरन मिलती रहें। और अगर आप ये भी ना करना चाहें तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए।